नमस्कार। बृहस्पतिवार का दिन, शाम का समय और आज की चाय की चर्चा हम शुरू करेंगे आरबीआई की उस भारी भरकम डिविडेंड से। लेकिन उसके पहले आज के बाजार के ऊपर 2 मिनट चर्चा। बाजार ने आज ट्रिपल सेंचुरी मारते हुए निफ्टी ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया और बाजार तो जैसे आरबीआई के डिविडेंड को पूरा चीयर अप कर गया। सारी इलेक्शन की अनसर्टेनिटी पीछे रह गई। हालांकि हाँ, चलने वाले सेक्टर में सबसे ज़्यादा बैंकिंग सेक्टर थे, फाइनेंशियल्स थे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाली, जिस पॉजिटिव न्यूज़ की हम बात कर रहे हैं, वो उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट फाइनेंशियल्स में ही होने वाला है, बैंकिंग्स में होने वाला है बेसिकली। इसीलिए आज हम देखेंगे कि जो लार्ज कैप शेयर्स थे, जिनके भरोसे इंडेक्स को मैनेज किया जा सकता है, सिर्फ वही शेयर सबसे ज़्यादा चले हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो है वो आज ऑलमोस्ट अनचेंज रहा है। ये इंडेक्स लेवल पे नहीं, इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज़ की भी बात हो रही है। और ऐसा लगता है जैसे जो अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो थर्ड कॉल दिया था स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि उन्होंने बोला था कि स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है और स्टेबल गवर्नमेंट आने से स्टॉक मार्केट में रैली आती है। ये थर्ड टाइम जो गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके से हम समझ लेते हैं कि कॉल आई, उस कॉल का भरपूर फ़ायदा मिला है, उठाया है। एक तेज़ी का माहौल उन्होंने ऑलरेडी पहले से तैयार कर दिया था। पहले भी उन्होंने जब भी इस बारे में शेयर मार्केट की चर्चा की थी, चाहे डिफेंस सेक्टर्स की हो, चाहे और पब्लिक सेक्टर शेयर्स की बात हो, वो सब शेयर्स एक अच्छी तेज़ी दिखाई थी उन्होंने दी। लेकिन एक बात याद रखने की बात ये है कि कोई कुछ भी बोलेगा, स्टॉक की प्राइस रिवर्स होती है तो वहाँ से कोई हमारे को बताने के लिए नहीं आने वाला कि अब क्या करना है, कब एग्जिट होना है स्टॉक से कि नहीं होना है। अब हम आरबीआई की डिविडेंड की बात कर लेते हैं। आरबीआई ने लगभग 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया। एक्सपेक्टेशन थी लगभग 1 लाख करोड़ के, 1.2 लाख करोड़ के, तो एक्सपेक्टेशन से डबल हुआ है। एक्सपेक्टेशन कब आई थी? जो गवर्नमेंट ने अभी बजट जो अनाउंस किया था ना, इंटरिम बजट जो गवर्नमेंट ने दिया था, उस बजट में उन्होंने जो प्रोजेक्शन दिया था वो दिया था कि आरबीआई की तरफ से लगभग 1,20,00,000 करोड़ रुपए के आसपास एज ए डिविडेंड आएगा। अब आप कहेंगे कि आरबीआई कौन सा डिविडेंड देता है? आरबीआई क्या काम करता है? आरबीआई भी सरकार का बैंकर है। हाँ, वो आपके और हमारे लिए काम नहीं करता। जैसे और दूसरे बैंक और दूसरी कंपनियां जो काम करती हैं, वैसा ही काम आरबीआई भी करता है। लेकिन वो रेगुलेटर होने के साथ साथ बैंकर भी है गवर्नमेंट का। इसलिए उसको भी जो ऑपरेशन से, उसको पेनल्टीज से जो भी कुछ उसको पैसा मिलता है, वो पैसा उसकी बचत होती है। और जो 2019 में एक रिफॉर्म हुआ था आरबीआई एक्ट में, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आरबीआई का सरप्लस का बैलेंस है उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करना होता है। अभी डिविडेंड अनाउंसमेंट की खबर आने के बाद में कल शाम को उदय कोटक जी ने बोला भी था कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि एक तरफ तो आरबीआई लगभग जो सीआरआर है वो 6% से लेकर 6.5% करने की बात कर रहे हैं, लेकिन और दूसरी तरफ इनको इतना ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, वो गवर्नमेंट को सरप्लस करे। बहुत ही बढ़िया बात बता रहे थे वो। अब मुझे नहीं पता उन्होंने सटायर में बोला था या कैसे बोला था, लेकिन फैक्ट इज़ कि आरबीआई ने बहुत भारी भरकम डिविडेंड दिया है, 2 लाख करोड़ का, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री। ये न्यूज़ अपने आप में इतनी ज़्यादा पॉजिटिव है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी ऐसा लगने लग गया कि हो सकता है ये गवर्नमेंट ही रिपीट हो जाए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, आई मे बी रॉन्ग कम्प्लीटली। इंटरप्रिटेशन ये है, ऐसा समझते हैं कि अगर मेरी गवर्नमेंट आनी ही नहीं है तो मैं आगे आने वाली गवर्नमेंट के लिए सहूलियत क्यों करके जाऊँगा? मैं उनको क्यों मुफ्त में, तोहफे में पैसा दे के जाऊँगा? उनको अपनी फाइनेंस मैनेज करनी है। इसी वजह से अगर इतना बड़ा आरबीआई दे रहा है और गवर्नमेंट ले रही है, क्योंकि ये बात तय है कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल पता ही नहीं कितना पैसा वो देने वाले हैं और कब देने वाले हैं। इस जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को पता है कि वो रिपीट हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आता है कि गवर्नमेंट का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको नैरो करने में उनको मदद मिलती है। उनको बाजार से और उधार नहीं लेना पड़ता उस करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? बेसिकली जो गवर्नमेंट की इनकम है और जो एक्सपेंडिचर है उसके बीच में जो गैप है उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू बोरोइंग करती है, बॉन्ड इशू करते हैं। अब वो कम करने की ज़रूरत होगी क्योंकि ऑलरेडी पैसा आ गया। गवर्नमेंट अगर कम उधार लेगी, कम बॉन्ड इशू करेगी, तो गवर्नमेंट के पास में एक रूम बच जाता है इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए। हालांकि फाइनल इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन आता है ना, वो फेडरल रिजर्व बैंक के फॉलोअप डिसीजन से ही आता है, क्योंकि सबसे पहला जो रेट कट का डिसीजन करेगा वो फेडरल रिजर्व बैंक करेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे सहूलियत होती, हमारे यहाँ पे रूम मिलता है आरबीआई को ये सब एक्शन लेने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन गड़बड़ है, हमारी फिस्कल डेफिसिट इतनी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट रेट घटा नहीं सकती है, भले ही फेडरल रिजर्व बैंक ने घटा दिया हो। दूसरा, एक मार्केट पार्टिसिपेंट्स को ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट के पास में इतना बड़ा पैसा आ रहा है तो गवर्नमेंट को अपनी रिफॉर्म पॉलिसी के ऊपर, कैपेक्स एक्सपेंडिचर के ऊपर
चेंज नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो अपनी पॉलिसी ट्वीक नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कई बार क्या होता है, मैं चाहता तो हूँ, जैसे समझो हम एक इंडिविजुअल लेवल पे बात करते हैं, मैं चाहता तो हूँ बड़ा घर खरीदना, लेकिन मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं अपनी पॉलिसी को ट्वीक करूँगा, छोटा घर में कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, या हो सकता है मैं रेंट पे रहने चला जाऊँ। सेम वे गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट चाहती है कोई अच्छा सा प्लान इंप्लीमेंट करना, कोई बहुत बड़ा रोड प्रोजेक्ट लेके आना, बहुत बड़ा डैम बनाना, लेकिन अगर उसके पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट उस प्रोजेक्ट के ऊपर आगे नहीं जाएगी। सेम वे गवर्नमेंट अगर किसी और वे में भी अगर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है, वापस अगर पब्लिक में स्पेंड करना चाहती है, अगर इंसेंटिवाइज करना चाहती है अपने टैक्स पेयर्स को, तो वो भी करने की कैपेसिटी में रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा वापस घूम के इकोनॉमी में ही आ जाता है। और गवर्नमेंट को एडहोक एक्सपेंडिचर करने का डिसीजन लेने में भी हेल्प हो सकती है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा एक बोनस की तरह होता है। ऐसे समझिए ना, हमारे को भी एक महीने दिवाली के टाइम एक बोनस एक्स्ट्रा आ गया, अब इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम उसको खर्चा करने में काम में ले लेते हैं, कहीं घूम आए, कहीं सैर सपाटा कर लिया, या कोई चीज़ परचेज कर ली, बात खत्म हो गई, या हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर दें फॉर लॉन्ग टर्म। तो वाइजली किया गया बोनस इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी खुशी दे सकता है हमारे फ्यूचर के टाइम पे। और शेयर बाजार के पार्टिसिपेंट्स इस बात से इसलिए भी खुश रहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने की सोचती है, वो पैसा अल्टीमेटली वापस घूम के शेयर बाजार में ही आता है। जब अभी इलेक्शन के बाद जब वापस एक बजट आएगा, उस बजट में हमें ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इस पैसे का इस्तेमाल कौन से सेक्टर्स में कर रही है, कहाँ स्पेंड कर रही है इस गवर्नमेंट इस पैसे को। तो इंफ्रा में, नॉर्मली पावर में, और भी कई कंज्यूमर स्पेंडिंग में अगर ये पैसा वापस आता है, तो हमें देखना होता है कि उस सेक्टर की कौन सी कंपनियाँ इस बात को कैपिटलाइज करने के लिए वेल प्रिपेयर्ड है, और हमें उन शेयर्स में, उन कंपनीज़ पे दांव लगाना होता है, क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट ही सबसे ज़्यादा कैपेक्स करने वाले प्लेयर में होती है। सबसे पहले कैपेक्स का साइकिल इसी तरीके से घूमता है, सबसे पहले गवर्नमेंट कैपेक्स करती है, वो कैपेसिटी है वो स्ट्रीमलाइन होती है, उसके बाद में प्राइवेट प्लेयर आते हैं, क्योंकि जब डिमांड आएगी प्राइवेट प्लेयर तभी आते हैं, और गवर्नमेंट इनिशिएट करती है उस चीज़ों को। लेकिन एक बात और भी यहाँ ध्यान देने की बात है कि आज बुद्ध पूर्णिमा की वजह से आज सेटलमेंट हॉलीडे है। अगर हम FII DII का नंबर देखेंगे तो DII ने आज बिल्कुल भी माल नहीं बेचा, FII ने जरूर जंप करके माल लिया है, लगभग 4000 करोड़ के आसपास की वहाँ उन्होंने बाइंग करी है। लेकिन रिटेलरों को ये ध्यान रखने की बात जरूरी है, उनके पास तो जो भी स्टॉक होगा वो पीछे वाला स्टॉक बेच देंगे, उनको आज का स्टॉक लिया हुआ बेचने की जरूरत है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे स्टॉक होते हैं। लेकिन इंडिविजुअली रिटेल इन्वेस्टर अगर उसने आज कुछ परचेज किया है तेज़ी देख के, वो कल नहीं बेच पाएगा, और मुझे नहीं पता कि मंडे को ये तेज़ी रहेगी या नहीं रहेगी। चाहे जो कुछ हो जाए, बाजार इलेक्शन का जो वॉलेटिलिटी है उसको डिस्काउंट कर रहा है, विक्स जरूर 21 पे खड़ा है, लेकिन आज का जैसा दिन देख के, वन साइड रैली देख के ऐसा लगता है कि बाजार इलेक्शन को डिस्काउंट कर रहा है। आज बढ़ने वाले शेयर्स में भी सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे, बैंकिंग फाइनेंशियल शेयर्स थे, उसके अलावा अडानी के शेयर्स थे, जहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ होने के बावजूद भी वो शेयर बढ़ रहे हैं। तो वो एक कुछ स्टोरी हमारे को बयान कर रहे हैं, तो हमें इस स्टोरी को बहुत ही केयरफुली लेना होता है। हमारे अनुसार, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के अनुसार हमें सोचना होता है कि हम इसको कहाँ तक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे को शेयर अभी जंप करके लेना है, 10 दिन बाद लेना है, ये हमारे को कॉल लेना है, लेकिन हमारे को 100% हमारे पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा कैश में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो किसी भी अबनॉर्मल सिचुएशन में हम कुछ एक्शन करने के लिए, कुछ एक्ट करने के लायक नहीं बचेंगे। तो यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।